ओके, सो प्रीवियसली हमने मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट कर दिया हुआ था और मॉडर्न फिजिक्स का एक जो टॉपिक था दैट वाज डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, डुअल नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर। वो पार्ट हमने डिस्कस कर दिया था। आज हमें नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है एटम्स। ठीक है, तो एटम्स स्टार्ट करने के पहले मैं एक बार देख लेता हूँ कि हमने क्या क्या कवर कर लिया हुआ है ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या था यार? डुअल नेचर। ठीक है, डुअल नेचर ऑफ व्हाट मतलब बात करें रेडिएशन मतलब लाइट एंड मैटर, इन दोनों के डुअल नेचर के बारे में हमने बात किया था। क्या जैसे लाइट में डुअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, वैसे ही मैटर में भी पार्टिकल नेचर और वेव नेचर होता है। बट मैटर का जो वेव नेचर है उसके लिए अगर वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है तो हम उस वेव को जो है ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो मैंने बात की थी कि हम ऑब्जर्व कर पाते हैं मैटर वेव किनके लिए? बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स के लिए। और वो स्मॉल पार्टिकल्स में हमने बात की थी लाइक जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये सारे पार्टिकल्स हैं, उनके लिए हम डुअल नेचर ऑफ मैटर की बात कर सकते हैं। वैसे कैलकुलेशन हम सबके लिए कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट जो सिग्निफिकेंटली देखने को मिलता है वो मोस्टली इलेक्ट्रॉन को देखने को मिलता है। तो इसलिए इस चैप्टर का मेन सिग्निफिकेंस आता है किस पे? इलेक्ट्रॉन पे एंड फोटॉन पे। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की बात की और एक साइंटिस्ट थे जे थॉमसन, जिनका काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पर। उससे पहले कई साइंटिस्ट थे, विलियम क्रुक्स थे जिन्होंने कैथोड रे के बारे में एक्सप्लेन किया और उसको ही आगे इलेबोरेट करके जे थॉमसन ने वहां पर एक पूरा इलेक्ट्रॉन का नेम और डिस्कवरी पे बात की। फिर इसके बाद हमने बात की कि फोटोन क्या होता है। फोटोन के बारे में हमने सारा डिस्कशन प्रीवियस चैप्टर पे कर लिया है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो मतलब नया चैप्टर है, दैट इज एटम। एटम मतलब क्या है बेसिकली? पहले हमने सबसे पहले डिस्कवरी की इलेक्ट्रॉन की। क्या ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने डिस्कस किया। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में थॉमसन ने एक्सप्लेन किया। तो थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया तो उन्हें पता चला कि यार जो एकदम बेसिक यूनिट है मटेरियल की, मतलब सपोज आपके पास एक क्या बॉक्स है, एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से आपके पास मेटल है या कोई भी मटेरियल है, तो वो डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा। और जब उन्होंने देखा कि इस मॉलिक्यूल्स का सबसे छोटा बेसिक क्या है? एटम है। ठीक है, और उन्होंने ये फाइंडिंग की कि यार ये एटम कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल से कि उन्होंने एटम को बनाया, बताया क्या कि न्यूट्रल है। बट आप समझे कि उनका पूरा एक्सपेरिमेंट किस पे बेस्ड था? इलेक्ट्रॉन पे। तो उनको ज्यादा कुछ पता नहीं था, उनको इलेक्ट्रॉन को पता था और उन्होंने थोड़ा सा एटम के बारे में डिस्कस किया और अपना थ्योरी दे दिया कि यार एटम ऐसा होता है और अकॉर्डिंगली मॉडल दे दिया। लेकिन यार वो बहुत ही वेग था। मतलब जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल बहुत ही खराब था, बहुत ही बेकार ये कह सकते हैं। बट हाँ, उस टाइम के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी बात थी कि उन्होंने एफर्ट्स लगाया और इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग्स की। उसके बाद उन्होंने एटम टर्म को इंट्रोड्यूस किया, तो ये बड़ी ही अच्छी बात थी। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट हैं और उन्होंने अपना अपना थ्योरीज दिया। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? एटम्स में हमें डिफरेंट टाइप के एटॉमिक मॉडल्स पढ़ने हैं कि एटम को कैसे, एटम का इवैल्यूएशन जो था वो किस तरीके से साइंटिफिक फॉर्मेट में हुआ। तो सबसे पहले स्टार्टिंग इनसे हुई जे थॉमसन से। उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल आया, बोर मॉडल आया, फिर उसके बाद मॉडर्न मॉडल आया। उस तरीके से आगे कंटिन्यू थ्योरी चलती रही है। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें हम कि किस तरीके से हमें इसमें डिस्कस करना है एटम्स के बारे में, तो एटम्स का स्टार्टिंग कहाँ से रहेगा हमारा? जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल से। अच्छा, उसके पहले बात करें कि इलेक्ट्रॉन्स में कुछ चीज़ें रह गई हैं, जैसे डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, कॉम्पटन इफेक्ट, और कुछ चीज़ें रह गई हैं। वो एक्सपेरिमेंटल है, तो एक्सपेरिमेंटल है इसलिए उसमें आप देखेंगे कि बहुत जगह पे एक्सरेज का यूज़ होता है। एक्सरेज कैसे बनती हैं ये हम स्टडी करेंगे एटम्स में ही। एटम्स में ही लास्ट में हम एक्सरेज स्टडी करेंगे। उसके बाद हम सारे एक्सपेरिमेंटल डेटा देखेंगे। तो अगर आपको कुछ भी एक्सपेरिमेंटल रिलेटेड मिलता है
लाइक डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, थॉमसन इफेक्ट और डिफरेंट चीज़ें, तो वो आप थोड़ा सा अभी स्किप कर सकते हैं। हमारा एटॉमिक मॉडल कंप्लीट होने के बाद इस चैप्टर के एंड पे हम वो सारी चीज़ें, सारे एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो उसमें हमारा आपको ब्रैग्स स्पेक्ट्रोस्कोप भी होगा, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट रहेगा, कॉम्पटन एक्सपेरिमेंट रहेंगे, ठीक है। तो वो सारे एक्सपेरिमेंट मैं एटम के लास्ट में डिस्कस करूंगा, तो अभी के लिए आप उसे स्किप कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यार, हमारा चैप्टर है एटम। इसमें सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक मॉडल से। सो थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम, ऑल्दो इतना रिक्वायर्ड नहीं है एटॉमिक मॉडल। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ खास अच्छी बातें थी नहीं, सिर्फ पॉइंट ये था कि उस टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की फाइंडिंग के बाद एटम्स के बारे में बताना, यही बड़ी अच्छी बात थी। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं था, तो हम इसे बहुत डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, सिर्फ वर्ड टू वर्ड डिस्कस कर लेंगे कि इस मॉडल को उन्होंने किससे कंपेयर किया, ठीक है। तो इस मॉडल को उन्होंने वाटरमेलन से कंपेयर किया, एटम को उन्होंने वाटरमेलन से कंपेयर किया, इसलिए इस मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। और और उन्होंने ऐसे बात की कि कोई कोई सा जैसे सॉइल का कुछ मटेरियल होता है उसमें, जैसे एक लिक्विडिफाइड स्टेट होता है, तो वैसे उन्होंने इसको कंसिडर किया था। सो इन जनरल इधर वाटरमेलन मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। अच्छा, इन्होंने सिर्फ दो अच्छी काम की बात बताई। नंबर वन, इन्होंने एक चीज बताई कि एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। इन्होंने एक अच्छी बात बताई, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अच्छा, इन्होंने ये बताया कि यार अगर एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है बट इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो इन्होंने बताया कि यार एटम में पॉजिटिव चार्ज भी रहता होगा, और कितना, सेम अमाउंट का, बिकॉज नेगेटिव अगर उतना है उतना ही पॉजिटिव रहेगा तभी तो न्यूट्रल होगा। तो ऑल्दो इन्होंने ज़्यादा डिटेल नहीं बोला कि क्या चीज़ है, बट ये ज़रूर बोला कि एटम में सेम अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट रहता है, क्लियर। बट एक गड़बड़ इन्होंने क्या की कि सपोज मैं बात करूं कि ये मेरा एटम है, ये बॉक्स मेरा एटम है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखा है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो दोनों का नेट क्या आने वाला है, जीरो। बट उन्होंने क्या बताया कि एटम क्या है, सपोज ये बॉक्स एक एटम है, तो उन्होंने बताया कि पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या बताया, पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो नेगेटिव है वो ऐसा बीच बीच में है। इसलिए इसको वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि यार लेट्स से कंपेयर एक वाटरमेलन, तो वाटरमेलन में जिस तरीके से उसके सीड्स होते हैं बीच में, ठीक है, प्लम के बीच में सीड्स होते हैं, उस तरीके से नेगेटिव चार्ज होता है और पूरा एटम क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो जो कि काफी गलत था। जैसा कि हम जानते हैं कि एटम में एक न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन उसके सराउंडिंग में क्लाउड में रहता है, एम्प्टी स्पेस में, इस टाइप की सिचुएशन रहती है। तो ऑफ कोर्स ये काफी गलती था, बट उन्होंने एटलीस्ट ये तो बताया कि वो न्यूट्रल रहता है और पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो उनकी मेजर फाइंडिंग्स लिख लेते हैं। मेजर फाइंडिंग्स में क्या रहेगा, द सेम amount of positive charge is present throughout the atom, and electrons are embedded in it. Like
सीड्स इन वाटरमेलन। ओके, तो ये थोड़ा सा उनका काफी गलत मॉडल था। अच्छा, तो कभी कभी पूछ रहे थे कि उनके मॉडल के लिमिटेशंस क्या थे। लिमिटेशंस तो यार अगर कभी भी लिमिटेशंस पूछ रहा है तो बहुत ही सिंपल सी बात है, वो ये पूछना चाह रहा है कि क्या चीज वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो यार इनके बाद के जितने मॉडल ने एक्सप्लेन कर दिया होगा वो सारा कुछ ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में। तो लिमिटेशन ये है कि इनके बाद के जो मॉडल हैं, जैसे बात करें बाद के मॉडल है, इनके बाद आया था रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड ने जो एक्सप्लेन किया वो बन जाएगा क्या, इनका लिमिटेशन, कि ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, तो इसका मतलब इन्होंने क्या क्या गलती की है वो आपको लिमिटेशन में बताना है। तो लिमिटेशन मतलब इनकी गलतियां। तो इनकी सबसे बड़ी गलती थी कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो है वो सही से नहीं बताया इन्होंने। इन्होंने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन ऐसे फिक्स होता है, बट हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन तो फिक्स नहीं होता, मूविंग होता है। तो पहली गलती क्या थी इनकी, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो इन्होंने क्या कर दिया है, फिक्स बता दिया है। तो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फिक्स्ड। ये गलत था, ये गलत था कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स बता दी, वो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, और दूसरी लिमिटेशन थी कि पोजीशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पोजीशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट द एटम। इन्होंने ये बताया कि पूरे एटम में ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है पॉजिटिव चार्ज, वो थोड़ा सा गड़बड़ था। तो ऑफ कोर्स यार मतलब जे थॉमसन में से ऐसा एग्जाम में हमसे क्वेश्चन आने के लिए ज़्यादा कुछ खास है नहीं, मतलब पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है कि जे थॉमसन से कुछ एग्जाम में रिलेटेड आने वाला है। एग्जाम में स्टार्ट होता है रदरफोर्ड मॉडल से। ठीक है, सो जे थॉमसन के बाद नेक्स्ट मॉडल था रदरफोर्ड मॉडल। और रदरफोर्ड मॉडल में एग्जाम में काफी पूछा जाता है। देखिए, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, और ये बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंटेड मॉडल था। और रदरफोर्ड मॉडल जो है अ, उसका जो एक्सपेरिमेंट का कंट्रीब्यूशन है वो दो तीन साइंटिस्ट ने मिलकर किया हुआ है। ठीक है, तो दो साइंटिस्ट थे, रदरफोर्ड के अंडर में काम कर रहे थे वो, उन तीनों ने मिलकर एक्सपेरिमेंटली अपना मॉडल दिया। तो बेसिकली एक्सपेरिमेंट जो था वो दो साइंटिस्ट थे, उनका एक्सपेरिमेंट नेम गीगर एंड मार्सन। गीगर एंड मार्सन एक्सपेरिमेंट, गीगर एंड मार्सन अल्फा पार्टिकल अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया था। तो ये दो साइंटिस्ट रहे। ठीक है, तो गीगर और मार्सन ने इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था अल्फा पार्टिकल, और फिर रदरफोर्ड ने कमेंट किया था। रदरफोर्ड ने उस एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स थे उसको देख के अपना मॉडल रेडी किया था। तो रदरफोर्ड ने अपना मॉडल किससे लिया हुआ है, अल्फा अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, उसमें से उन्होंने जो मेजर फाइंडिंग्स थी उनकी रही हैं। तो इनकी मेजर फाइंडिंग्स पे बात कर लेते हैं कि क्या क्या इन्होंने कंक्लूजन दिया, और फिर एक्सपेरिमेंट की बात कर लेते हैं। तो इनकी मेजर फाइंडिंग्स पे बात करें, अच्छा मेजर फाइंडिंग्स देखने से पहले एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं। पहले पहले रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में जो गीगर और मार्सन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है वो देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि वो मेजर फाइंडिंग्स क्या थी। ठीक है, तो जस्ट मिनट, मैं एक्सपेरिमेंट का स्केमेटिक ले लेता हूँ। ओके, तो देखें,
तो ये एक्सपेरिमेंट था, किस तरीके से अल्फा स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट हुआ है हम उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो ये पूरा सेटअप वैक्यूम में था, मतलब एक पूरा ऐसा वैक्यूम चेम्बर बनाया गया था और उसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था। ठीक है। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या, यहाँ पर एक ऑब्जर्वेटरी स्क्रीन रखी गई। स्क्रीन का मतलब सो कॉल टीवी नहीं है, मतलब टीवी स्क्रीन जो होती है वो बिल्कुल नहीं है। स्क्रीन का मतलब है, स्क्रीन का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई सी भी प्लेट रखी जा सकती है जिससे आपको डेटा लेना है। ठीक है, तो जिस टाइप का डेटा लेना है आप उस टाइप की स्क्रीन यहाँ पर यूज कर सकते हो। ठीक, तो पहला एक्सपेरिमेंट की एक्सपेरिमेंट किस में कराया गया था, वैक्यूम में। इसके बाद वैक्यूम में हमने जो रेडियो एक्टिव एमिशन है उसको लेके आए, वहां से हमने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराई। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल इज लाइक न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, तो उसका हमने वहां पर बम्बार्डिंग कराई। यहाँ पर एक गोल्ड फॉइल रखी गई, ये बहुत ही थिन फॉइल थी गोल्ड, और उस पे यहाँ पर अल्फा पार्टिकल को रखा गया। तो अल्फा पार्टिकल, लेट से मैंने एक 10 टू द पावर 10 इतने अल्फा पार्टिकल यहाँ पर डाले, तो ये जो स्क्रीन है ये ऑब्जर्व करेगी क्या, कि यहाँ पर कितने अल्फा पार्टिकल आए हैं। ठीक है, अच्छा, ये ऑब्जर्व कैसे करेगी, तो ये यार स्पेक्ट्रोस्कोप होता है, इस स्क्रीन से क्या कनेक्टेड होता है, स्पेक्ट्रोस्कोप, उसको किसने बनाया, ब्रैग्स। ठीक है, सो चैप्टर के एंड में हम बात करेंगे कि ब्रैग्स स्पेक्ट्रोस्कोप कैसे काम करता है। खैर अभी हमारा डिस्कशन वो नहीं है कि उन्होंने क्या यूज किया। उन्होंने स्पेक्ट्रोस्कोप के थ्रू ये रीडिंग ली और ये देखा कि यहाँ पर कितने अल्फा पार्टिकल आने वाले हैं। डन, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मेजर बातें की कि इस एक्सपेरिमेंट का क्या रिजल्ट रहेगा। तो देख लेते हैं एग्जैक्टली किस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया इसको। तो ये मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया कि ये एक्सपेरिमेंट किस तरीके से उन्होंने रखा, ये इसका एक्चुअल है। ओके, देखें, तो सपोज यहाँ से अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, तो सबसे पहले क्या रखे थे, यहाँ पर लेड के ब्रिक्स रखे हुए हैं। रीजन कि अगर बहुत ज्यादा अल्फा पार्टिकल यहाँ से रैंडमली स्कैटर कर रहा है तो ये ऑब्जॉर्व कर पाए इस पे। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि इस सोर्स से अगर बहुत सारे अल्फा आ रहे हैं तो ये उसको एब्जॉर्व करके सिर्फ चैनलाइज करने का काम करेगा। क्लियर, कि जिससे क्या हो सके, सिर्फ चैनलाइज हो सके यहाँ पर अल्फा, और अल्फा की बीम इस पे यहाँ पे गोल्ड फॉइल पर आती है। उसके बाद अल्फा इस गोल्ड फॉइल पे आने के बाद क्या हो रहा है, स्कैटर हो रहा है, कुछ ऐसे जाएंगे, कुछ ऐसे जाएंगे, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ये डिटेक्टर माइक्रोस्कोप है, ये डिटेक्ट करने के लिए कि यहाँ पर कितना अमाउंट ऑफ अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो थीटा है ये था डेविएशन, कि किस तरीके से डेविएशन उन्हें देखने को मिल रहा है। तो अगर हम बात करें कि डेविएशन किस तरीके से देखने को मिल रहा था, तो उन्हें देखने को इस तरीके से मिला डेविएशन, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना रिजल्ट ये लिखा कि जो अल्फा पार्टिकल्स थे, जो अल्फा पार्टिकल्स थे उसकी बीम हम एडजस्ट कर पा रहे थे। क्लियर, तो बेसिकली जो अल्फा की रेंज है उसकी बीम हम एडजस्ट कर पाएंगे कि हमें कितनी थिक बीम यहाँ पर डालनी है, ये। ठीक है, कितने हाइट का हमें वहां पर बीम डालना है, ये चीज हम वहां पर बैलेंस कर लेते हैं। इससे बेनिफिट क्या हुआ, इससे बेनिफिट ये हुआ कि जो इम्पैक्ट है वो कहाँ तक आएगा वो हम बैलेंस कर सकते हैं। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद उनकी फाइंडिंग्स ये थी कि जब हम इम्पैक्ट फैक्टर छोटा सा रखते हैं, ये क्या है, इसको उन्होंने कहा इम्पैक्ट फैक्टर, मतलब कितनी बड़ी बीम हम वहां पर डालने वाले हैं। सो दिस थिकनेस इज इम्पैक्ट फैक्टर। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग उन्होंने स्कैटरिंग ग्राफ बनाया। तो जब उन्होंने इस इम्पैक्ट फैक्टर को बढ़ाते गए, मतलब नंबर ऑफ जो रेस थी उसके इम्पैक्ट को जब वो बढ़ाते गए,
तो उन्हें क्या देखने को मिला, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये जो थिकनेस है इसे इम्पैक्ट फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये देखा कि इससे ज्यादा जो रेज आ रही हैं वो डायरेक्ट निकल जा रही हैं, ठीक है, विदाउट एनी डेविएशन। ये जो रेज यहां पर आ रही हैं एकदम एज पे, वो भी कुछ डेविएट ही हो रही हैं इस तरीके से, लेकिन जो यहां पर आ रही है वो एकदम हाईली डेविएट हो रही हैं, ओके। और जो एकदम सेंट्रलाइज्ड है, एकदम सेंट्रलाइज्ड है, वो बिल्कुल स्ट्रेट रिवर्ट जा रही है एकदम फुल डेविएशन पे, 180 डिग्री डेविएशन पे। तो इसका मतलब ये था कि डिफरेंट डिफरेंट रेज डिफरेंट एंगल पे डेविएट हो रही थी, ठीक है। ये डेविएटेड अल्फा रेज था। तो बेसिकली बोल सकते हैं कि अल्फा की जो ट्रैजेक्टरी थी उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक है, और उस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने रिजल्ट्स दिए। डन। तो ये वाला जो एंगल है इसको हम बोल रहे हैं स्कैटरिंग एंगल। क्या? स्कैटरिंग, कि किस एंगल पे कितने अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुए। अच्छा, ये उन्होंने कहाँ से बताया? ये उन्होंने ग्राफ के थ्रू, मतलब जो डिटेक्शन पे ग्राफ आउटपुट आया था उससे उन्होंने ये रिजल्ट निकाला। तो बेसिकली रदरफोर्ड का जो वर्क था एटम्स को लेके वो काफी ज्यादा था। ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। तो उन्होंने इस तरीके का एक ग्राफ ऑब्टेन किया। ओके, ये ग्राफ क्या बता रहा है हमें? देखिए, ये ग्राफ किनके बीच में है? ये ग्राफ है कि किस स्कैटरिंग एंगल पर कितने ज्यादा पार्टिकल्स आ रहे थे। मतलब उन्होंने एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स डाले, तो उन्होंने देखा कि 0 डिग्री पे स्कैटर इतने पार्टिकल्स थे। फिर उन्होंने देखा कि 20 डिग्री पर कितने स्कैटर हो रहे हैं, और इस तरीके से देखा कि 180 डिग्री पर कितने हो रहे हैं। तो देखा कि बहुत ही कम पार्टिकल थे जो एकदम रिटर्न आ रहे थे, बहुत ही कम पार्टिकल्स। तो इससे उन्होंने बताया कि जो एटम का साइज है, सपोज मैंने इतना बड़ा एटम लिया, ठीक, तो उन्होंने ये देखा कि इस पूरे साइज में मोस्टली तो वॉइड ही है, मतलब मोस्टली फ्री स्पेस ही है। क्यों? क्योंकि फ्री स्पेस है तभी तो ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल इसको क्या कर रहे हैं, आगे निकल जा रहे हैं। तो मतलब ऐसा उन्होंने बताया कि अगर ये एटम है, अगर ये एटम है, तो ये बताया कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल तो ऐसे निकल जा रहे हैं, बहुत कम ही पार्टिकल हैं जो एकदम रिटर्न आ रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग देखा बहुत कम पार्टिकल थे जो 90 से ज्यादा एंगल पे रिटर्न हो रहे थे। तो 90 से ज्यादा एंगल पे रिटर्न होना मतलब क्या? इस तरीके से रिटर्न होना। 90 मतलब ये। तो इस जितने लोग आगे निकल गए उससे पता चला कि यहाँ पे फ्री स्पेस है, लेकिन जो रिटर्न आया उससे उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक डेंस स्पेस भी है। तो अगर ये एटम है, और लेट से एटम का मतलब मैं मान रहा हूँ रेडियस कुछ है 100, तो ये मानिए कि इसके बीच में एक डेंस है जिसकी रेडियस मतलब काफी कम है, मान लो 20। तो मतलब मोस्ट ऑफ द चीज एटम का पार्ट क्या है, फ्री स्पेस है, और सेंटर पे उसके काफी डेंस है। तो इसका मतलब उनकी जो फाइंडिंग्स थी वो काफी बेटर थी, काफी अच्छी थी। उन्होंने बताया क्या, कि एटम पे वॉइड स्पेस के साथ साथ सेंटर पे एक डेंस पार्ट भी रहता है। तो मैं यहाँ पे ये कवर करता हूँ कि सपोज ये हमारा पूरा एटम है, तो ये वो डेंस पार्ट है बीच में, ये वो डेंस पार्ट है, और इसको उन्होंने क्या नेम दिया, न्यूक्लियस। ओके, तो यहां तक सबको समझ आया कि यार काम क्या हुआ, इस एक्सपेरिमेंट से हुआ क्या, और उन्होंने क्या क्या फाइंडिंग्स दी, मेजर फाइंडिंग्स, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। बट उन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या बताई, कि जो रदरफोर्ड मॉडल था उन्होंने क्या बताया कि यार पूरा ऐसे मटेरियल पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूटेड है, नहीं, बट रदरफोर्ड ने बताया कि एटम में मोस्टली क्या है, स्पेस है, सिर्फ बीच में ही थोड़ा सा क्या है, डेंस है। समझ आया डिफरेंस क्या है रदरफोर्ड मॉडल और आपके जे थॉमसन मॉडल में? हाँ सर। ओके, चले, गुड। अब इस पे हम काम की बातें लिख लेते हैं जो एग्जाम में आती हैं।
एग्जाम में क्या आती हैं, मतलब जो क्वेश्चंस आते हैं कि मेजर फाइंडिंग्स उनकी क्या क्या थी। तो चलो बेसिक से पहले एकदम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला फाइंडिंग क्या थी कि एटम में जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, एकदम कन्फाइंड डेंस स्पेस में है। सो पॉजिटिव चार्ज इन एटम is confined in very small space, small and dense space. ओके और उसको उन्होंने क्या बोला, which he named nucleus। ठीक है, उस स्पेस को उन्होंने क्या कहा कि यार ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। क्लियर। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट से और एलैबोरेट किया अपने को। ये जो फाइंडिंग्स थे ओजीजर और मार्सन के थे, उस पर उन्होंने अपना एलैबोरेशन किया कंटिन्यूअसली। तो फिर उन्होंने बताया कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो फिर इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ है। तो उन्होंने बताया कि अगर ये एटम है और बीच में डेंस पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे रखा नहीं रहेगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन रखा रहेगा तो ये क्या करेगा, इसे पुल कर लेगा ना। समझ आया, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखा रहेगा तो ये पुल कर लेगा। तो उन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन किस में है, मोशन है में है अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये भी बहुत ही बड़ी और अच्छी फाइंडिंग थी कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड मोशन कर रहा है। सो नेक्स्ट पॉइंट था electrons are in continuous motion around the nucleus। ओके ये सारे रिजल्ट्स उन्होंने किससे देखे थे अल्फा एक्सपेरिमेंट से। ये गोल्ड फॉइल पर जो अल्फा एक्सपेरिमेंट किया हुआ था, ठीक है। सो ऑल द रिजल्ट्स were obtained through ओके। सो उनके जो सारे रिजल्ट्स थे वो गोल्ड फॉइल पे अल्फा स्कैटरिंग के थ्रू उन्होंने फाइंड किए थे। ठीक। अच्छा, इसके बाद उन्होंने एक बहुत ही बड़ी बात बताई थी कि उन्होंने सिर्फ ये नहीं बताया था कि ये एटम पे जो है खाली स्पेस है और बीच में डेंस है, सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये बताया था कि इस डेंस मटेरियल का रेडियस कितना है। आप समझ रहे हैं, न्यूक्लियस का रेडियस, ये बहुत ही बड़ी बात थी, बहुत ही बड़ी फाइंडिंग्स थी किसकी रदरफोर्ड की। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो न्यूक्लियस है। हमारा चैप्टर क्या है नेक्स्ट, एटम के बाद है हमारा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में हम देखेंगे कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की रेडियस कैसे निकाली, ये रेडियस कैसे बताई, वो हम उस चैप्टर में देखेंगे। उस रेडियस को बताया आर नॉट रदरफोर्ड कांस्टेंट इनटू ए टू द पावर 1/3। ये क्या है, एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास नंबर। तो इससे आप किसी का भी रेडियस निकाल सकते हैं, बहुत ही अप्रोक्सीमेटली करेक्ट रेडियस आता है। तो इसका मतलब ये है कि रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग मॉडल बहुत ही ज़्यादा सक्सेस था और बहुत ही पॉजिटिव था, उन्होंने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए। ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि he concluded
this radius of nucleus also. तो उन्होंने न्यूक्लियस का जो है रेडियस भी कंक्लूड किया। किस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कंक्लूड किया? फॉर्मूला तो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे अपना, ये r नॉट a⁴ ये कहाँ पे? नेक्स्ट उसमें न्यूक्लियस में। लेकिन उन्होंने किस एक्सपेरिमेंट से क्या चीजें देखी थी वहां से इसको डिस्कस किया था। तो उन्होंने बात की कि सपोज ये न्यूक्लियस है, तो उन्होंने एक अल्फा पार्टिकल को डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी पे भेजा, ठीक। और जब उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी पर भेजा तो उन्होंने ये चेक किया कि अल्फा कितना क्लोजेस्ट जा सकता है। उन्होंने क्या चेक किया कि अल्फा पार्टिकल कितना क्लोजेस्ट जा सकता है किसी एक एटम में, एकदम सेंटर पे कितना पास जा सकता है, ये उन्होंने देखा, ठीक है। तो इसका मतलब उन्होंने क्या कैलकुलेट की कि एटम से इसका क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितना है, और क्लोजेस्ट डिस्टेंस ही बताएगा कि यार ये पॉजिटिव चार्ज के कितना पास तक आ गया। अच्छा, क्यों क्लोजेस्ट? क्योंकि अल्फा कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, और यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसलिए यहाँ पर क्लोजेस्ट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। और क्लोजेस्ट डिस्टेंस से ही उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस का रेडियस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या थी? क्लोजेस्ट डिस्टेंस कैसे होगा? हमें पता है कि हमने अल्फा को क्या दी है? काइनेटिक एनर्जी। अल्फा को हमने दी काइनेटिक एनर्जी। अब जब ये रिपेल करेगा तो एक टाइम बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी ना। इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी कहाँ कन्वर्ट हो गई? इन दोनों चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं एट क्लोजेस्ट अप्रोच, एट क्लोजेस्ट अप्रोच क्या हुआ होगा कि काइनेटिक एनर्जी पूरी कन्वर्ट हो गई होगी किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में। तो मैं बोलूंगा कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी वो कन्वर्ट हुआ होगा किसमें? गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी तो ठीक है हमने दी थी कि कैसे, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होगी? तो इन दोनों के पास पॉजिटिव चार्जेस है ना, मतलब इनके पास कौन सी एनर्जी होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और वो कैसे लिखते हैं यार? के Q1 Q2 बाई आर। क्लियर है सबको? हाँ। ओके, तो यहां से उन्होंने बताया Q1 Q2 कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, Q1 होगा क्या? अल्फा का चार्ज, और अल्फा का चार्ज कितना होता है? +2 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज। Q2 क्या है? उस एटम का न्यूक्लियस का चार्ज, तो वो होगा कितने प्रोटॉन है उसके पास, तो प्रोटॉन कितने होंगे? Z इंटू ई। एक प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, Z है उसका एटॉमिक नंबर, Z है उसका एटॉमिक नंबर, और उसके बेसिस पे वहां पर हम Q1 Q2 रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं चाहिए तो यहाँ पे लिख देता हूँ, हाफ mv² इज इक्वल टू के है 1/4πε0, ये +2 ही है और ये Z ही है अपॉन आर। यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो क्लोजेस्ट कहां तक रहा। डन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स थी क्या? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालने के लिए, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालने के बाद उन्होंने एक और भी बहुत ही अच्छी बात बताई, क्या कि उन्होंने बहुत डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल पे एक्सपेरिमेंट करके चेक किया, और पता है क्या बात पता चली? कि न्यूक्लियस का साइज सबके लिए अलग है। न्यूक्लियस का साइज सबके लिए अलग है, मतलब आप हाइड्रोजन का बात करो, हीलियम का बात करो, ये एटम है और ये इनका न्यूक्लियस है, कार्बन का बात करो, तो सबका न्यूक्लियस अलग होगा। तो क्या सिमिलरिटी देखने को मिली उन्हें? कि न्यूक्लियस का साइज तो सबका अलग है,
लेकिन एक चीज सेम थी, क्या? डेंसिटी। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कोई सा भी आप एटम ले लो, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, कोई सा भी, उनका नंबर ऑफ प्रोटॉन, साइज, सब कुछ अलग होगा, क्या चीज सेम रहेगी? डेंसिटी। डेंसिटी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उनका कंक्लूजन था। बाय द वे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि डेंसिटी कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई में ही हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए रदरफोर्ड फाइंडिंग्स में लिखेंगे कि द साइज ऑफ न्यूक्लियस is different for all atoms, but density of nucleus is nearly same for all। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर था। उसके बाद लास्ट कंक्लूजन, यहाँ पर जो हमने ग्राफ बताया, ये ग्राफ दिखा, इस ग्राफ में उन्होंने इसको मैथमेटिकली इसको फिट किया, एलैबोरेट किया, और ये बताया कि किस एंगल पर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, वो किस पे प्रोपोर्शनल रहेगा। तो उनकी एक लास्ट फाइंडिंग काफी बहुत ही अच्छी थी कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स scattered number of alpha particle scattered was proportional to the, या लेट्स से नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल में बात करता हूँ, उनको n लिख लेते हैं, कैपिटल N। तो कैपिटल N is proportional to the 1 upon sin theta by 2 to the power 4। थीटा क्या है? स्कैटरिंग एंगल। तो ये हम जानते हैं, ये क्या है? स्कैटरिंग एंगल। और इसे याद रखना है। क्यों याद रखना है भाई? क्योंकि फॉर्मूला देख के समझ में आ रहा है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है इससे। समझ आया? फॉर्मूला देख के समझ में आ रहा है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है। कैसे बन जाएगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 60 डिग्री और 90 डिग्री, अगर 60 डिग्री पर 10 टू द पावर 5 अल्फा पार्टिकल्स गए हैं, तो बताओ 90 डिग्री पर कितने होंगे? समझ गए आप क्या करना है? ये रेशियो यूज करना है। तो थीटा बाई 2 मतलब ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा 45 डिग्री, पावर 4 पे सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन समझ आया किस टाइप पे पूछ सकते हैं? हाँ सर। गुड। चले, तो रदरफोर्ड मॉडल पे यार सच में काफी सारी चीजें देखने को मिली। मैं फिर से एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि सबसे पहली बात उन्होंने क्या बताई कि यार बीच में जो वाटरमेलन स्टाइल है, पॉजिटिव चार्ज वैसे नहीं रहता है। पॉजिटिव चार्ज कैसे रहता है? बीच में एक डेंस स्पेस में रहता है। उसको उन्होंने क्या बोला? न्यूक्लियस। उस पॉजिटिव चार्ज का जो स्पेस है उसको न्यूक्लियस कहा। फिर उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मोशन करता रहता है। फिर उन्होंने जो भी मतलब एक्सपेरिमेंट था वो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग से देखा। उन्होंने रेडियस ऑफ न्यूक्लियस भी कैलकुलेट की। कहाँ से कैलकुलेट की? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के फॉर्मूले से। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो नियरली सेम होती है, और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी दिया कि अल्फा पार्टिकल्स का कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर हो रहे हैं, इस पर भी कंक्लूड किया। ठीक है, तो ये तो रदरफोर्ड का था, काफी अच्छा मॉडल था, सारी चीजें काम की थी, बट इसमें भी कुछ लिमिटेशंस थी, देख लेते हैं। लिमिटेशंस मतलब जो चीज वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जो चीज थोड़ी काम की नहीं थी, वो क्लियर। तो जब आगे मतलब और मॉडर्न उसमें आया, तो सबसे पहली बात पता चली कि इन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स कर दी कि यार ये इलेक्ट्रॉन जो है
न्यूक्लियस के अराउंड एक ऑर्बिट पे घूमता है, और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट पे बस नहीं घूमता है, वो वेव फॉर्मेट में रहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं पोजीशन फिक्स नहीं है, पोजीशन इज लाइक अ वेव, मतलब वो इसके अराउंड इस ऑर्बिट में प्रोबेबिलिटी है उसकी कि मोस्ट ऑफ द टाइम इस ऑर्बिट में दिखेगा। एक्चुअल अगर हम देखें तो इसको वेव के फॉर्मेट में इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ये वेव जब जब इस ऑर्बिट पे रहेगी तब तब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट पे रहने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो ये काफ़ी मॉडर्न क्राइटेरिया था, तो ऑफ कोर्स उनके लिए ये डिस्कस कर पाना काफ़ी टफ था तब। तो सबसे पहली बात, सबसे पहली लिमिटेशन क्या थी? कंसिडरिंग ऑफ फिक्स्ड पोजीशन फॉर fixed position of electron orbits। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये था। दूसरा क्या था, इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो एक चार्ज पार्टिकल जब घूमता मूव कर रहा है कहीं पे तो वो एनर्जी रिलीज करता है। तो एक इन्होंने क्या बात बताई कि इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करता रहता है, एनर्जी रिलीज करता रहता है। लेकिन इस थ्योरी से एक प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये घूम रहा है, और बिकॉज ये घूम रहा है और एनर्जी रिलीज करता जाएगा, तो एक टाइम तो आएगा जब इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, मतलब एनर्जी कम होती जाएगी, तो ये ऑर्बिट कम आता जाएगा ना। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस के साथ कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिचुएशन कंसिडर कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे क्या होगा, न्यूक्लियस में आ जाएगा, और जो कि गलत है। हमें पता है कि इसका मतलब ये होगा कि एक टाइम बाद एटम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि अगर प्लस माइनस साथ में पूरा मिल गए तो फिर कैंसिल आउट हो गया ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये थ्योरी काफी गलत थी, जिसको आगे किसने प्रूव किया, रेडिएशन थ्योरी के थ्रू प्रूव किया कि एज इलेक्ट्रॉन डिसिपिएट्स energy while revolving। क्लियर? सो इसका मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि फाइनली इट विल कोलैप्स इनटू न्यूक्लियस, सो देन it must collapse into nucleus after some time। अच्छा, पॉइंट ये है उसको जरूरत क्यों पड़ी, उसको जरूरत क्यों पड़ी ये बात बोलने की कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी डिसिपिएट करता है। उसको पता था कि ये गड़बड़ है, वो कोलैप्स नहीं करेगा, फिर भी क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि उस समय एक थ्योरी बहुत ही ज्यादा जो ट्रेंडिंग में थी, वो थ्योरी थी मैक्सवेल थ्योरी। मैक्सवेल ने क्या बताया था कि यार कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट करेगा, तो हमें पता है कि अगर सर्किल में घूम रहा है तो उसके पास एक्सेलरेशन रहेगा ही, तो वो क्या निकालता रहेगा, ईएम वेव। और अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकाल रहा है, मतलब क्या हट निकाल रहा है, एनर्जी। तो बिकॉज मैक्सवेल की थ्योरी इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी उस समय कि रदरफोर्ड को लगा कि यार कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए उन्होंने मैक्सवेल की थ्योरी को भी अपने उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। क्लियर? और सच में वहां पर गड़बड़ हो गई। मैक्सवेल की थ्योरी ये सही थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के लिए थोड़ा सा अलग है, वो आगे बोर मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन हुआ। ठीक है, सो बोर मॉडल के थ्रू फिर आगे इसका डिस्कशन हुआ कि यार ये ऐसा हो नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन कभी कोलैप्स नहीं करता है न्यूक्लियस में। तो बताएं यार, यहाँ तक रदरफोर्ड मॉडल सबको क्लियर है? हाँ सर। हम्म,
ओके गुड। रदरफोर्ड मॉडल की सबसे 3 इंपॉर्टेंट बात बताऊं तो स्कैटरिंग एंगल याद रखना है, अप्रोच डिस्टेंस कैसे निकालते हैं ये याद रखना है, ठीक है, और न्यूक्लियस जो रेडियस है वो तो हम आगे एक्सप्लेन कर ही देंगे। तो ये कुछ चीजें, थोड़ी सी 2 चीजें माइंड में रखनी है। चले, तो यहां तक था हमारा क्या, रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल के बाद अब सबसे स्ट्रॉन्ग, जो मतलब सबसे ज्यादा बोल सकते हैं कि एकदम नया और सबसे ज्यादा रेलेवेंट मॉडल था, वो था बोर मॉडल, ठीक है। और इस बोर मॉडल में लगभग मतलब सारी चीजें क्लियर कर दी गई थी, ठीक है। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं, हाँ, बोर्स मॉडल, नील बोर्स नेम है, सो नील बोर्स मॉडल, और ये सबसे ज्यादा रियलिस्टिक और मॉडर्न मॉडल था बोर मॉडल। बोर मॉडल, इसकी कुछ बात थी, अभी सिचुएशन ये थी कि बोर मॉडल की भी काफी सारी कमियां थी, कि इन्होंने सारी चीजें मतलब एक कैलकुलेशन पर एक लॉजिक बेस पे काम किया है। बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आप बात करें, आप लेट से बहुत पहले की बात करें, बहुत पहले लोगों को पता था कि यार हम अर्थ में हैं तो मॉर्निंग में सनराइज होता है और इवनिंग में सनसेट होता है, ठीक है। ये चीज हमें पता थी कि हाँ यार मॉर्निंग में सनराइज हो रहा है और इवनिंग में सनसेट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं यार ऑब्जर्वेशन। उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया और उसके अकॉर्डिंग बताया कि ठीक है ऐसा सिचुएशन हो रहा है, रीजन क्या है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है ये नहीं बता पाए। तो बाद में आप जानते हैं दी ब्रॉगली, हमने पढ़ा ही है, दी ब्रॉगली मैटर वेव पर काम कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को उन्होंने बताया था, और इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर के थ्रू नील बोर का जो मतलब आइडिया था वो उन्होंने प्रूव किया था कि नहीं यार सही है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, पहले हम बोर मॉडल देखेंगे, फिर ये भी देखेंगे कि बोर मॉडल का जो एक एजम्पशन था वो कैसे उन्होंने प्रूव किया, ठीक है। ओके, तो चले स्टार्ट कर लेते हैं बोर मॉडल। बोर मॉडल को थ्री मेजर उन्होंने थ्री मेजर पॉस्टुलेट्स दी, ठीक है। मेजर पॉस्टुलेट्स मतलब उसका उन्होंने बहुत कुछ ऐसा प्रूव नहीं दिया, लेकिन बताया कि यार ये 3 एकदम मेजर फाइंडिंग्स है, इनके बेसिस पर पूरा मॉडल एक्सप्लेन हो जाता है, ठीक है। तो देखिए काफी रेलेवेंट मॉडल था, डिस्कस करते हैं। सो ही explained it through 3 major postulates, ठीक है। वो मेजर पॉस्टुलेट्स बात कर लेते हैं, पहले नंबर 1, पहले हम उन मेजर पॉस्टुलेट्स की बात करेंगे और फिर उनके डिटेल की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो उन्होंने क्या बात की, क्या बताया उन सबसे पहले कि यार न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलेट हो रहा है तो मुझे पता है क्या, कोई भी चीज अगर v स्पीड से घूम रही है तो उस पर पक्का एक फोर्स क्या लगने लगेगा, बाहर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल। अगर सेंट्रीफ्यूगल लगेगा तो इलेक्ट्रॉन को तो यहाँ रुकना ही नहीं चाहिए, उसे बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन इसे कौन होल्ड करके रख रहा होगा, सेंट्रीपिटल। न्यूक्लियस का इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। तो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होल्ड करके रख रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, क्लियर। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल तब आप कैलकुलेट करोगे जब आप कैसा ऑर्बिट कंसिडर करोगे, सर्कुलर। अगर आप इलेप्टिकल करने लग जाओगे तो आप सेंट्रीफ्यूगल का सिंपल फॉर्मूला हर जगह पर ये नहीं काम करेगा, बट बोर मॉडल ने क्या एज्यूम कर लिया कि लेट से ये सर्कुलर है और फॉर्मूला लगा के काम शुरू कर दें। तो सबसे पहली गलती क्या कर दी इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट क्या कंसिडर कर लिया, एज अ सर्कुलर फिक्स कंसिडर कर लिया। सो ही कंसिडर्ड he considered the orbits of electrons orbits
of electrons to be circular clear and सेट कि ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक से मिलेगा। तो मैं जब फिजिक्स में सिखाता हूँ तो मैं ये सिखाता हूँ कि यार कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में घूम रहा है तो उसको एक फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल, जो कि बैलेंस होगा किसी फोर्स के थ्रू। अच्छा, लेकिन अगर मुझे सर्कुलर मोशन करानी है तो हम दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं, क्या, टू परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन देयर हैज टू बी सम सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ एक क्या है, नेम है कि ये फोर्स कहां से हमें मिलेगा। तो ये फोर्स कहां से मिल रहा होगा, ये फोर्स मिल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। तो फिजिक्स में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मैं तो लिखता हूँ सेंट्रीफ्यूगल इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, लेकिन बोर ने इस तरीके से नहीं, सेंट्रीफ्यूगल को इस तरीके से नहीं एक्सप्लेन किया। उसने क्या बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कहां से मिल रहा होगा, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स है जो सर्कुलर मोशन को चाहिए वो कहां से मिल रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक से मिल रहा होगा। तो उन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में कर रहा है एंड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स is provided by electrostatic force from the nucleus। ओके, तो इसका मतलब एट द एंड मैं सिर्फ ये बोल सकता हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स वाज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला मुझे पता है, क्या है यार, mv²/r। सेंट्री ये इलेक्ट्रिकल फोर्स का फॉर्मूला है के को मैं पहले से लिख देता हूँ 1/4πε0 इंटू Q1Q2/r²। अच्छा, पहले मैं के करके ही लिख लेता हूँ। के करके लिखने का पर्पज ये कि Q1 Q2 को क्या लिख सकते हैं, तो मुझे पता है कि Q1 Q2 मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और बाकी न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का अगर एटॉमिक नंबर Z है तो कितना चार्ज हो जाएगा, Z इंटू ई। तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा mv²/r इज इक्वल टू के मतलब हुआ 1/4πε0, Q मतलब एक इलेक्ट्रॉन और Q2 मतलब Z इंटू ई अपॉन r²। तो ये एक पहली पॉस्टुलेट थी जो एक इक्वेशन की तरह आगे उनके सॉल्विंग में काम आने वाली है। तो इसको मैंने एज अ फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लिया कि यार ये हमें आगे काम आने वाली है सॉल्विंग में, फर्स्ट पॉस्टुलेट। ठीक है, फर्स्ट पॉस्टुलेट में किसी को कोई दिक्कत, वैसे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आएगी नहीं क्योंकि आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी देखा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, याद है क्लास 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर था, क्लास 11th। हाँ। तो उस पे हम आप लोगों ने ये चीज़ें वैसे देख ली होंगी। चले सेकंड पॉस्टुलेट की बात करते हैं। सेकंड पॉस्टुलेट और बड़ी एजम्पशन थी। अच्छा, एक चीज़ और, फर्स्ट पॉस्टुलेट की एक और प्रॉब्लम कि यार जो इलेक्ट्रॉन होता है ऐसा ज़रूरी थोड़े ना है कि इस इलेक्ट्रॉन पर सिर्फ न्यूक्लियस का फोर्स लगेगा, इसके बगल में भी तो इलेक्ट्रॉन्स है ना बहुत सारे, वो भी तो फोर्स लगा रहे होंगे ना इस पे। इसका मतलब ये बोलना परफेक्टली करेक्ट नहीं है। तो बोर मॉडल आगे जाके आपको पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। ये बोलना एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है, सबके लिए नहीं होगा, कुछ ना कुछ इसमें डेविएशन आपको देखने को मिलेगा। चले सेकंड पॉस्टुलेट की बात करते हैं। तो उसने क्या बताया, उसने ये तो बोला कि इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में होंगे, बट एक बहुत बड़ी बात बताई कि इलेक्ट्रॉन किसी रैंडम सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं हो सकता, कुछ फिक्स ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, मतलब लेट से मैं बोलता हूँ एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर पे है, तो नेक्स्ट वाला उन्होंने बताया कि अब 30 सेंटीमीटर ही होगा, नेक्स्ट वाला बताया कि लेट से 40 ही होगा, मतलब 35 आंसर हो ही नहीं सकता।
इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच में रुक ही नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट्स में ही रखेगा। तो ये बहुत ही मतलब बड़ी बात और बहुत ही अच्छी बात बता दी उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहेगा। बट ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड कौन करेगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रखेगा? तो उन्होंने कुछ एजम्पशन ली या फिर उन्होंने मैथमेटिकल तरीके से डिस्कस किया। उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि कैसे किया, बट उन्होंने एज्यूम कर लिया कि लेट्स से द ऑर्बिटल डिस्टेंस विल बी मल्टीपल ऑफ 10। तो अब आप समझ गए कि ऑर्बिट्स के आंसर क्या आएंगे, 10, 20, 30, 40। समझ आया? ऐसा लेट्स से अगर उन्होंने मान लिया होता 5, तो फिर हमारे पॉसिबल आंसर्स क्या हो सकते थे, 5, 10, 15, 20 लाइकवाइज। समझ आया सबको कि उन्होंने क्या एज्यूम किया? अच्छा, तो ये जो मैजिक नंबर है जिसका मल्टीपल होगा, वो उन्होंने कुछ डेरिवेशन या प्रूव नहीं दिया, सिर्फ एज्यूम कर लिया ऐसे कि एक नंबर होगा, उसके मल्टीपल पे ही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए उन्होंने उसे क्या कहा। तो सबसे पहले क्या बताया कि ये जो ऑर्बिट है ये फिक्स्ड होते हैं, मतलब क्वांटाइज्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन has a fixed orbit and it does not dissipate any energy in that orbit। तो पहली बात जो रदरफोर्ड ने बताई थी कि वो एनर्जी रिलीज करेगा, तो इन्होंने बताया कि यार इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में रहेगा वो घूमता रहेगा लेकिन एनर्जी डिसिपिएट नहीं करेगा उस ऑर्बिट में अगर वो है। ठीक है, और उन्होंने बताया कि ऑल दीज possible orbits are quantized, all these possible orbits are quantized। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इनकी कोई रैंडम वैल्यू नहीं हो सकती, फिक्स रहेगी। और वो कैसे रहेगी, इलेक्ट्रॉन can be in any fixed orbit in which its angular momentum is integer multiple of h/2 और ये नंबर उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि वो कहाँ से उन्होंने h/2 क्यों ले लिया, कैसे उन्होंने क्वांटाइज कंसिडर किया। इसका कुछ थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं दिया, बट उन्होंने ये बताया कि सिर्फ वही ऑर्बिट पॉसिबल है जिसपे उनका एंगुलर मोमेंटम ये रहेगा। मतलब एल की वैल्यू क्या बताई, एल की वैल्यू बताई n इंटू h/2। एल मतलब एंगुलर मोमेंटम मुझे पता है इलेक्ट्रॉन का, वो क्या हो जाएगा, एम वी आर फार्मूला है एंगुलर मोमेंटम का। एम वी किसका फार्मूला है, पी लीनियर मोमेंटम, सिर्फ मोमेंटम का फार्मूला है पी, और एम वी आर हो जाता है एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला। ठीक, तो ये बात उन्होंने बताई। तो ये हमारी सेकेंड मेजर इक्वेशन बन जाती है, वेयर n can be 1, 2, 3, 4। It is basically number of orbit, किस नंबर का ऑर्बिट चाहिए तो आप उसका वहां पर n रख सकते हैं। तो दूसरी बात, पहली बात तो इन्होंने दोनों फोर्सेस को इक्वेट कराया, और दूसरी बार में क्या बताया कि एंगुलर मोमेंटम को इंटीजर मल्टीपल बताया, जिसे बाद में डी ब्रॉगली ने प्रूव किया, लेकिन इन्होंने बिना प्रूफ के ही रख लिया था। तो ये एक थोड़ा सा पॉइंट था।
थर्ड, और थर्ड वाला पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया। क्या? ओके, कनेक्शन लॉस्ट हो गया था यार। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक एक्सप्लेन हो गया एवरीवन? हाँ, तो थर्ड पॉइंट हम एक्सप्लेन कर रहे थे कि इन्होंने बहुत ही एक और अच्छी बात क्या बताई कि यार जैसे हम बात करें कि ऑर्बिट्स है हमारे पास, हमने ऑर्बिट्स की बात की, तो इन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट पे घूम रहा है तब एनर्जी डिसिपिएट नहीं करेगा। रदरफोर्ड ने क्या बोला कि यार एनर्जी तभी डिसिपिएट करेगा। उन्होंने बताया कि जब ये एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तब ये एनर्जी डिसिपिएट करेगा। मतलब उन्होंने बताया कि सारे ऑर्बिट की एनर्जी भी क्या है, क्वांटाइज्ड है। उन्होंने बताया कि इसकी एनर्जी फिक्स है कि यहाँ पे अगर तुम्हें रहना है तो आपको रहना पड़ेगा लेट्स से 10 एनर्जी के साथ, आपको यहाँ पे जाना है तो यहाँ पे आपको रहना पड़ेगा 8 एनर्जी के साथ। तो ये कंफर्म हो गया कि जब ये 10 से 8 में जाएगा तो दो जो एनर्जी है वो रिलीज कर देगा। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी बात और बहुत ही बेटर और अच्छा एक्सप्लेनेशन था कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन कब एनर्जी डिसिपिएट करता है। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स emit energy only while changing the orbits। ठीक है, तो वो जो एनर्जी होगी वो किसके फॉर्मेट में निकलेगी, फोटोन के फॉर्मेट में निकलेगी। सो इलेक्ट्रॉन एमिट एनर्जी ओनली व्हाइल चेंजिंग द ऑर्बिट्स इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, और बताया all the orbits have fixed energies। clear? so all the orbits have fixed energy level बोल सकते हैं, उनका सबका एनर्जी लेवल फिक्स रहता है और उसके बेस में ही काम करते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि एनर्जी रेडिएट करना है, सो लेट्स से एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम लेट्स से फ्रॉम फिफ्थ ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट। तो सोचो फिफ्थ ऑर्बिट से अगर वो सेकेंड ऑर्बिट में आ रहा है तो कितनी एनर्जी डिसिपिएट होगी। तो हम लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ फोटॉन कितनी हो जाएगी, उसकी एनर्जी फिफ्थ नंबर की कितनी है, E5 कितनी है और E2 कितनी है। क्लियर? दोनों की माइनस कर देंगे तो वहां पर पता चल जाएगी कि कौन सा एनर्जी ऑफ फोटॉन निकलेगा। और फोटॉन की एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं, एच न्यू से उसकी फ्रिक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। तो पता चल सकता है कि फोटॉन की एनर्जी हम निकाल सकते हैं। फोटॉन की एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू से या फिर एच सी बाई लेमडा से। तो हम ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब लेट से किसी फिफ्थ ऑर्बिट से, चलो फिर नेम हटा देते हैं कुछ, फ्रॉम mth ऑर्बिट टू nth ऑर्बिट, अगर वो किसी m नंबर के ऑर्बिट से n नंबर के ऑर्बिट पे आ रहा है तो वो कितनी एनर्जी का फोटोन निकालेगा, ये उन्होंने कैलकुलेट करके ये चीज बताई। तो ये तीसरी बहुत ही मेजर फाइंडिंग थी बोर मॉडल की। तो तीन चीजें बताई क्या, नंबर वन वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक से इक्वेट कराया, दूसरा क्या था
MVR एंगुलर मोमेंटम को NH/2 से इक्वेट कराया। और तीसरा क्या था, फोटोन बताया कि किस एनर्जी का फोटोन निकलेगा वहां पर। ये तीन चीजें हमारी मेजर थी बोर मॉडल की। ठीक है, तो इन पैरामीटर्स को, इनको उसने बेसिक मान के बोर मॉडल के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स निकाले। ठीक, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको एज अ मेजर हेडिंग पूरा डिस्कस करेंगे। क्या पैरामीटर्स इन बोर मॉडल, पैरामीटर्स फ्रॉम बोर मॉडल। और ये बहुत पूछे जाते हैं यार एग्जाम के लिए। बोर मॉडल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके सारे पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक ले लेते हैं कि मेजर फाइंडिंग क्या थी। मेजर फाइंडिंग थी दैट mv²/r, ये फर्स्ट इक्वेशन, इज इक्वल टू k इंटू क्यू, मतलब एक इलेक्ट्रॉन होगा, z इंटू जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये थी उनकी पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन क्या थी, दैट MVR इज NH/2 पाई। ये दो इक्वेशन को लेकर उन्होंने पूरा जो है अपना सारे पैरामीटर्स एक एटम के अंदर डिस्कस किए। ठीक है, तो चले हम स्टार्ट कर लेते हैं, सारे पैरामीटर्स डिस्कस करना स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर 1 क्या, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, हमें वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट करना है। देखें, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखो MVR V है और यहाँ पर क्या है, v² है। तो किसी एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन पे हम शिफ्ट कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, तो देखें क्या करना चाहिए मुझे इक्वेशन में। इक्वेशन में अगर मैं डिवाइड कर दूं ये दोनों इक्वेशन को, तो v क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं यार इसे। इन इक्वेशन 1 और फ्रॉम इक्वेशन 1 mv²/r इज इक्वल टू है kZe²/r²। तो एक r तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, बचेगा mv² इंटू r इज इक्वल टू kZe²। अभी क्या करें, नाउ डिवाइडिंग विद इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देंगे तो एक v क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, mv²/r mv² इज इक्वल टू kZe²/NH/2 पाई। ये हो गया, तो यहाँ से हमें v का पूरा फॉर्मूला आ गया, स्पीड का फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया, z की वैल्यू, k की वैल्यू रख देता हूँ मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू E², 2 पाई ऊपर जाएगा, 2 पाई अपॉन NH। ठीक है, तो ये सिचुएशन हमारी आ गई यहाँ पर इंटू z। अच्छा, n को z के साथ रख लेते हैं, ये यहाँ तक। तो ये v का हमारा सिचुएशन था, v की वैल्यू इस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। अभी इसमें क्या करता हूँ मैं, एक थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए इसमें c का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आप देखेंगे कि मैं क्यों एडजस्ट कर रहा हूँ। तो v की इक्वेशन आएगी क्या, यहाँ पर 2 पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा क्या, E² डिवाइड बाई 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, एप्सिलॉन नॉट h इंटू सी। ये मैंने एक साथ में रखा इंटू z इंटू सी अपॉन n, ये अलग रखा हुआ है। तो ये मैंने साथ में इसलिए रखा है क्योंकि कभी कभी ये पूछ लेता है कि ये जो पैरामीटर आप देख रहे हो ये लिखा है, किसी को पता है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सोमरफील्ड कांस्टेंट।
सोमरफील्ड कांस्टेंट, ठीक है, और इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली होती है 1/137 सोमरफील्ड कांस्टेंट। तो सिर्फ ये कांस्टेंट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एडजस्टमेंट कर लिया था, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं देखूं तो v को हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, v को लिख सकते हैं c/137 इंटू z/n, और c आपको पता ही है 3 × 10⁸। तो अगर इसे सॉल्व करें तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करें तो यह आता है 2.165 इंटू 10⁶ z/n मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट का फॉर्मूला हो जाता है। आपको ये पूरा याद रखना है, एग्जाम में सॉल्व नहीं करते रहना, ये याद रखना है, और उससे ज्यादा मेजर याद रखना है दैट v इज प्रोपोर्शनल टू z/n। क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या होता है, आपसे कंपेयर कराता है, मतलब आपको ऐसा बोलेगा कि यार सेकेंड ऑर्बिट में स्पीड है 20, बताओ फोर्थ ऑर्बिट में कितनी होगी। तो देख लें v किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, n के। तो यहां से निकाल सकते हैं v1/v2 क्या आ जाएगा, n2/n1, काम बन जाएगा। लेट से पूछेगा क्या, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम, क्या फर्क पड़ेगा। तो इनका z भी अलग अलग है ना, हाइड्रोजन का Z1, इसका Z2। अच्छा ये मैं लिख देता हूँ, वैसे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया हुआ है आपको, यहाँ पर Z न्यूक्लियस का जो चार्ज है Q2, Q1 तो हो गया इलेक्ट्रॉन, Q2 हो गया Z इंटू ई, ये क्या हो गया न्यूक्लियस, और यहाँ पे जो Z है ये अपना क्या है, एटॉमिक नंबर। ठीक, तो Z हमारा एटॉमिक नंबर है, उसके अकॉर्डिंग हम ध्यान देंगे। तो अगर आपको हीलियम और ये पूछा है तो Z भी काम आएगा और N भी काम आएगा, दोनों को हमें लेके सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर डायरेक्टली पूछ लेगा कि इसके फोर्थ ऑर्बिट में बताओ, तो हमें ये कांस्टेंट याद रखना पड़ेगा। तो बताओ यार, वेलोसिटी में किसी को कोई दिक्कत, पहला पार्ट क्लियर है, पहला पैरामीटर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ सर। ओके गुड। अब ये याद भी रखना है सारा कुछ, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करने के बाद एक बार रिवाइज भी करवा दूंगा। रेडियस ऑफ ऑर्बिट की बात करें, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर बन जाता है। हमें रेडियस फाइंड करना है, तो अगर रेडियस फाइंड करना है तो काम बन जाएगा। अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले ये v निकाला ही है, v की वैल्यू यहाँ पर की है सॉल्व, वो हम रख के क्या निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर क्या कर सकते थे, ये दोनों इक्वेशंस देखें, अगर मुझे इनमें से निकालना था क्या, रेडियस निकालना है, तो मैं इस इक्वेशन को स्क्वायर करके डिवाइड भी तो कर सकता हूं ना। तो चले देखें रेडियस कैसे निकाल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, mv²/r इज इक्वल टू के ze²/r², एक आर कट होगा तो ये आ जाएगा क्या, mv²r इज इक्वल टू के ze²। फ्रॉम इक्वेशन 2 देख लेते हैं, इक्वेशन 2 क्या था, mvr इज इक्वल टू NH/2π। अभी क्या बेटर होगा, अगर हमें v² हटाना है, r रिमेन रखना है, तो क्या कर देंगे, इनका स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या हो गया, m² v²r², और सिंपली लिख देते हैं यार mv²/r का स्क्वायर NH/2π का स्क्वायर, ठीक है। तो ये सिचुएशन हो गई। तो इसका मतलब अब हम क्या करें, डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग
इक्वेशन 2/1। 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, m बचेगा, r बचेगा, v स्क्वायर तो हो गया क्या, कैंसिल आउट। यहाँ पर बचेगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर अपॉन यहाँ पर क्या है k z e स्क्वायर। k को हम लिख सकते हैं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखें यहाँ से सॉल्व हो गया। रेडियस का हमारा फॉर्मूला देखें, रेडियस के फॉर्मूले में 4 पाई कैंसिल आउट हुआ है, एप्सिलॉन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एच स्क्वायर अपॉन m डिवाइड में आ जाएगा, ठीक। सो पाई, एक पाई रिमेन हुआ, इंटू m इंटू ई स्क्वायर, ठीक। और ये जो n और z है इसे अलग लिख लेंगे, n स्क्वायर बाई z। तो ये थोड़ा सा हमारा काम का हुआ रेडियस, ये पूरा हम याद में रख सकते हैं। अब ये नंबर क्या है, पूरा कांस्टेंट है, इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे दैट आर प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्दो इनवर्स प्रोपोर्शनल। ऑल्दो हमें पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या फिक्स है, लेकिन अगर कभी कंपेयर कराया कि लेट से कोई एक सिस्टम है जो कि बोर मॉडल फॉलो कर रहा है, तो अगर बोर मॉडल फॉलो कर रहा है और उसमें दो डिफरेंट पार्टिकल के मास के बारे में बात कर रहे हो आप, तो फिर हम यहाँ पर काम आएगा कि आर प्रोपोर्शनल टू 1/m होता है। अदरवाइज जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन बस के लिए जरूरत नहीं है। इसे अगर मैं सॉल्व करूं, इस वैल्यू को अगर सॉल्व करके पूरा लिखा जाए तो ये वैल्यू आती है 0.529, ठीक। और इस वैल्यू का यूनिट 529 रहता है एंगस्ट्रॉम में, ठीक। तो हमारा रेडियस का यूनिट किस में आ जाता है, एंगस्ट्रॉम में। अच्छा, एग्जाम में अब जरूरी नहीं कि आप 529 यूज करो, एग्जाम में 529 नहीं, 529 किसके पास में है, 0.53 के पास में भी है ना, तो 0.53 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या काम की बात पता चल रही है, रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई z। अच्छा, एक और इसमें काम की बात दिख रही है कि r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या होगा कि फर्स्ट ऑर्बिट अगर यहां पर है, फर्स्ट ऑर्बिट अगर x डिस्टेंस पे है, तो सेकंड ऑर्बिट कहां पर रहेगा, 2x पर रहेगा क्या, 4x पे 4x पे रहेगा, और थर्ड ऑर्बिट कहां पर रहेगा, 9x पे। तो इसका मतलब ये यहाँ से एक चीज कंक्लूड होती है क्या, कि ऑर्बिट्स जो होते हैं वो यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे नहीं होते हैं। तो यहाँ से क्या बात पता चल रही है कि ऑर्बिट्स आर नॉट एट यूनिफॉर्म डिस्टेंस। ओके, तो ये चीज हमें यहाँ से पता चली। तो दो बातें हो गई हमारे पास, क्या हो गया, हमारे पास स्पीड हो गया, हमारे पास रेडियस हो गई। थर्ड है हमारा काइनेटिक एनर्जी। तो मुझे लगता है काइनेटिक एनर्जी में तो टेंशन ही नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या निकाला हुआ है, स्पीड निकाला हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी सीधे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू वी स्क्वायर। क्लियर। अच्छा, तो वी स्क्वायर देख ले हमने क्या था, वी स्क्वायर की वैल्यू देखें, तो वी स्क्वायर की वैल्यू में अगर हम वो सी को कैंसिल कर दे वापस और सिर्फ काम की बात पिक कर ले, ये सी को कैंसिल कर दे तो हमारी वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ई स्क्वायर जेड बाई एन 2 एप्सिलॉन नॉट एच, ये आ गई वैल्यू। ओके, तो देखिए वी स्क्वायर की वैल्यू, इसका मतलब क्या होगी, वी की वैल्यू देखिए, वी की वैल्यू कितनी है, ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एच, और क्या था जेड बाई एन, इसका स्क्वायर।
तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी आ गया यार यहाँ पे हमारा। काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया, सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया m e स्क्वायर ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 8 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे 4 का स्क्वायर होगा। सो 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, ये पूरा हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के लिए इतना, इनटू क्या रहेगा z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो अगर देखें तो यहाँ पे सिंपल ही दिख रहा है कि काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू क्या है, z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। ये तो हमें याद रखना ही है, बहुत बार हमसे रेशियो ही पूछा जाता है, बट हमें कांस्टेंट वैल्यू भी याद रखनी पड़ेगी। इसे सॉल्व करके कांस्टेंट क्या आता है, तो इसे सॉल्व करके अगर हम देखें कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी का आता है 13.6, लेकिन ये एनर्जी का कांस्टेंट जूल में नहीं है, ये आता है हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो जो यूनिट रहेगा इसका क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हमने यहाँ पर देखी, अच्छे से हमें याद रखना है, और ये कांस्टेंट सबके याद रखने हैं, ठीक है। स्पीड का कांस्टेंट क्या था, रेडियस का कांस्टेंट क्या था, और एनर्जी का कांस्टेंट क्या है, काइनेटिक एनर्जी का, वो भी लिख लेंगे। क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट किसी को? तो काइनेटिक एनर्जी हो गई है, तो अब क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला स्ट्रेट है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 Q1 मतलब तो E हो जाएगा, और ये हो जाएगा ZE ओवर R स्क्वायर। तो आप ये देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो नेगेटिव है, और ZE का चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी आएगी, नेगेटिव, और नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी बताती है कि एक स्टेबल सिस्टम है। तो इससे पता चलता है कि एटम क्या होगा, एक स्टेबल सिस्टम रहेगा। डन। अच्छा, तो ये हो गई 1/4πε0 इंटू Z इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। मतलब अब हमें आर की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो चले देख लेते हैं आर क्या है। सर आर स्क्वायर कैसे होगा, वो तो 4 हुआ है ना। ओके सॉरी, माय मिस्टेक। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी में सिर्फ आर रहेगा, स्क्वायर नहीं करना, फिर हमें थोड़ा ध्यान देना है। पोटेंशियल एनर्जी में जस्ट आर होता है। तो यहाँ पर क्या रहेगा हमारा, ये ठीक है, आर का पैरामीटर ये आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर पाई m e स्क्वायर। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या है हमारा, एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर पाई m e स्क्वायर, और साथ में z और n के टर्म्स में क्या था, z n के टर्म्स में n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में था, n स्क्वायर बाई z, ये हमने रख दिया। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो देखिए z ऊपर चला जाएगा सिचुएशन, और ई स्क्वायर भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। बाकी 4πε0 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, नेगेटिव ई टू दी पावर 4 ऊपर चला जाएगा, सो ई टू दी पावर 4 अपॉन यहाँ पर 4, ओके, पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई यहाँ पर, इनटू साथ में क्या है इसके, z ऊपर जाएगा, मतलब z स्क्वायर बाई n स्क्वायर, ठीक है। तो ये रहेगा। अच्छा, ये देखें अगर हम काइनेटिक एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी में ओके m मिसिंग है, m कहाँ है, ओके हाँ ये m है, m भी ऊपर जाएगा, ठीक। तो अगर देखें हम तो बिल्कुल ये काइनेटिक एनर्जी जैसा ही दिख रहा है, सिर्फ अंतर ये कि काइनेटिक एनर्जी 1/8 है, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल का हाफ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी डबल है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव एंड 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्लियर?
तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यहाँ पे आ गया। अच्छा, आप लोग को याद आ रहा हो तो ग्रेविटेशन में भी यही देखने को मिलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी यही देखने को मिलता है, और न्यूक्लियर फोर्सेस में भी यही देखने को मिलता है। यही तीन हमारे सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, जो तीनों ही बिल्कुल सेम पैटर्न और सेम सिस्टम फॉलो करते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैलेंस। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा फिर? इसका मतलब देखें तो पोटेंशियल एनर्जी में ये वैल्यू क्या है? डबल है काइनेटिक की। सो 13.6 का डबल 13.6 मतलब 27.2। सो ये होगा माइनस 27.2 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। मतलब है ये बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी का जस्ट डबल, बस साइन हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा लेके आना है। ठीक है, चाहिए तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि बाकी ओके ही है, पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो भी प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा हो गया। अब अगर पोटेंशियल हो गया तो नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा? टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी पे बात कर लेते हैं। तो टोटल एनर्जी एकदम कंफर्म है, ई क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो टोटल एनर्जी की बात करें तो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अच्छा अभी जस्ट हमने देखा कि टोटल एनर्जी मतलब ई, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी इज -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब टोटल एनर्जी कितनी बचेगी? माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के जितनी। क्लियर? तो इसका मतलब टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑफ कोर्स हमें कई बार टोटल एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो हमें याद रखना है कि टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में बस साइन का फर्क है। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव रहेगी, टोटल एनर्जी नेगेटिव रहेगी। ओके, तो ये टोटल एनर्जी यहां तक हमारा कंप्लीट हुआ। लास्ट फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। ठीक है, सो टोटल एनर्जी तक हो गया, लास्ट पार्ट है फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। अच्छा एक चीज और, नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूरा सॉल्व करके आना है, मतलब ये सारी चीजें याद करके आना है तो बेटर रहेगा, क्योंकि हम काफी सारे क्वेश्चन सॉल्विंग होपफुली करेंगे। तो जरूरी रहेगा हमें कि सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। तो पहले टाइम पीरियड देख लेते हैं। टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? टी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। हाँ, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे यार? 2 पाई आर, एक सर्किल कंप्लीट करना, और स्पीड अपना v। ठीक है, तो इनडायरेक्टली मतलब टाइम पीरियड, सिर्फ काम की बात अगर देखें तो इसमें पैरामीटर क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड में सारी वैल्यू हमें रखनी पड़ेंगी, तो 2 पाई आर की वैल्यू रखनी है और v की वैल्यू रखनी है। डन, विद ऑल कांस्टेंट, पूरे कांस्टेंट के साथ रखें। तो अगर मैं सिर्फ कांस्टेंट नहीं रखूं, मतलब मुझे पता है कि r की वैल्यू देखें तो वो n स्क्वायर बाई क्या आती है? जेड। अच्छा, v की पूरी वैल्यू देखूं तो कांस्टेंट्स को सारे छोड़ दूं तो ये वैल्यू क्या आती है? जेड बाई z बाई n। तो अगर मैं डायरेक्टली यहां से काम की बात देखूं तो टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल दिखेगा? n ऊपर जाएगा, n क्यूब बाय z। n क्यूब बाई z स्क्वायर। अच्छा, टाइम पीरियड अगर ये है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। हाँ, तो यस, फ्रीक्वेंसी विल बी 1 अपॉन ऑफ टाइम पीरियड। सो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल हो जाएगी z स्क्वायर बाई एन क्यूब के। तो काम की बात एन क्यूब है, ये पूछ लिया जाता है कि उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके प्रोपोर्शनल रहेगा। पॉइंट समझ में आया? तो फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल रहेगा? जेड स्क्वायर अपॉन, हाँ, जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। ठीक है, चाहिए तो अपन यहाँ पर लिख लेते हैं। ये जो यहाँ पर हमें लिखना है, यहाँ पर क्या रहेंगे? वो कांस्टेंट्स रहेंगे, ये जो कांस्टेंट्स हमने
रखे हुए, तो एक बार कर लेते हैं। कांस्टेंट वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको बोर्ड्स के लिए चाहिए। बोर्ड्स के लिए आपको एकदम सॉल्व करना आना चाहिए। बोर्ड्स में पूछा जाता है क्वेश्चन, बोर मॉडल पक्का पूछा जाता है, तो बोर मॉडल आपको पूरा याद रहना चाहिए। चलिए एक बार देख लेते हैं हम आर और किसका देखना है, हमें वी। तो पहले आर का देख लेते हैं। आर की वैल्यूज कहाँ, पहले वी देख लेते हैं। ये हमने वी रखा है, ठीक है। वी क्या है, ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एच। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, v की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी। e की वैल्यू देख, r की वैल्यू देख लेते हैं। r एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर पाई m ई स्क्वायर। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन पाई m, नहीं सॉरी ऊपर h था, एच स्क्वायर पाई m ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज हम सॉल्व करके वैल्यू लिख सकते हैं। क्लियर, किसी को कोई डाउट यहाँ पर? नहीं। ओके हाँ, अभी क्या हो सकता है, कई बार टाइम पीरियड भी पूछ लेता है। क्या, लेट से फोर्थ ऑर्बिट का टाइम पीरियड बताओ। क्लियर, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, आप कांस्टेंट याद रख सकते हैं, मतलब टाइम पीरियड की ये वैल्यू सॉल्व करके रख सकते हैं। किसी बुक में से एक बार देख लेंगे, मुझे एग्जैक्टली टाइम पीरियड की वैल्यू तो याद नहीं है। केमिस्ट्री में आपने सुना है, याद है टाइम पीरियड की, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की टाइम पीरियड? सर वही पर हमने प्रोपोर्शनलिटी भी निकाला था, कांस्टेंट नहीं निकाला। अच्छा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। फर्स्ट ऑर्बिट का 2.18 इंटू 10 टू द पावर -6 नहीं, ज़्यादा होता है, -15 के रेंज में होता है। ठीक है, कोई बात नहीं है, एक बार देख लेंगे, या फिर किसी बुक में रहेगा तो आप लोग लिख के रख लेंगे। इन केस ज़रूरत पड़ जाता है तो बोर्ड्स में आपको जल्दी से करने में काम आएगा। ठीक है, यूजुअली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको रेशियो और इस टाइप की चीज़ें ही पूछेगा, लेकिन बोर्ड्स में आपको सॉल्व करवाता है, तो बोर्ड्स में इतना सॉल्व करने के बाद आपको वैल्यू याद होनी चाहिए जिससे आप डायरेक्ट वैल्यू लिख पाओ यहाँ पर। ठीक है सर 1.53 इंटू 10 पर -6 आता है क्या? नहीं, पता नहीं है मुझे याद नहीं है, आप लोग देख के लिख लेंगे एक बार बुक में से, या तो फिर वो मैं डायरेक्टली रेडियस का कांस्टेंट अपॉन हाँ, वेलोसिटी का कांस्टेंट किया तो। ओके हाँ, ये भी पॉइंट है, ये भी है, वेरी गुड। सो डायरेक्ट रेडियस का कांस्टेंट आएगा हमारा 2 पाई इंटू 0.529 अपॉन, उसका कांस्टेंट देखें रेडियस का 2.16 इंटू 10 टू द पावर -6, और ये किस में है, एंगस्ट्रॉम में है। ठीक है, तो 10 टू द पावर पॉजिटिव में ही आ जाएगा। ओके, इसे सॉल्व करें अगर नियरली, तो इसे सॉल्व कर लेंगे, जो भी वैल्यूज रहेंगी आप उसको लिख के याद रख सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारा n क्यूब ओवर जेड स्क्वायर। मतलब आप, ये है कि बोर्ड्स में आपको एग्जैक्ट वैल्यू रख के पूछा जाता है कि थ्रू बोर मॉडल प्रूव द टाइम पीरियड ऑफ दिस और फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस। तो बोर मॉडल के थ्रू करना है तो आपको ये वैल्यूज इस तरीके से लिखना है और वो चीज याद रख लेना है। ओके, ठीक है, तो यार आज के लिए काफी है, आज के लिए बोर मॉडल पे इतना काफी। आगे हम और डिस्कशन करेंगे स्पेक्ट्रम और डिफरेंट जो सिनेरियो बताया बोर्ड ने और उसकी लिमिटेशंस क्या थी, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट उसमें। ओके, चाहिए तो लिमिटेशन हम अभी ही कर सकते हैं, अदरवाइज चाहिए तो नेक्स्ट लेक्चर में ही करते हैं, ऑलरेडी काफी टाइम हो गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर पे हम आगे का डिस्कशन कर लेंगे। ओके देन, बाय बाय एवरीवन। बाय। बाय। बाय।